योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय तेरा किया करम टूट जाए, तेरी 1,84 कट जाए तंबूरा सुन ले साधु भाई, तंबूरा सुन ले साधु भाई। तेरा किया करम छूट जाए, तेरी 1,84 कट जाए तंबूरा सुन ले साधु भाई, तंबूरा सुन ले साधु भाई। प्रथम सतगुरु देव ने सिमरा सारद प्रथम सतगुरु देव ने सिमरा सारद दर्शन दीजो माणे परसण हो जो मारे, दर्शन दीजो मारे ऐसो परसण हो जो मारे। हृदय हिम्मत आवे पूरा सुन ले साधु भाई, तंबूरा सुन ले साधु भाई। पांच तत्व का बना तंबूरों ने त्रिगुण तार मिलाए। पांच तत्व का बना तंबूरों ने त्रिगुण तार मिलाए। ऋण झुण बाजे तंबूरों ने, ऋण झुण ऐसो बाजे तंबूरों ने। 10 वो देव जगाई तंबूरा
तो वायरस से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, यूके, बेल्जियम सभी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। भारत अभी भी अच्छा कर रहा है, अभी अभी 200 पार हुआ है, लेकिन अगले हफ्ते 10 दिन इस पर नज़र बनाए रखनी होगी। लोगों का अनुमान है कि बहुत तेज़ी से बढ़त हो सकती है। अगर लॉकडाउन बहुत सख्ती से लागू नहीं किया जाता है तो मुझे लगता है कि मेडिकल कम्युनिटी की इस सलाह को देखते हुए सरकार लॉकडाउन को अधिक कड़ाई से लागू करने के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, ये तय करने के लिए कि बढ़त तेज ना हो। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 24 घंटों में भारत में वायरस से पीड़ित पहले डॉक्टर की मौत हो गई है। वो पहले मेडिकल व्यक्ति थे, ये अफसोस की बात है। उनमें से बहुत से लोग इन्फेक्टेड हैं, लेकिन ये पहले व्यक्ति थे जिनकी मौत हो गई। मेडिकल कम्युनिटी और सुरक्षा बलों पर भार बहुत कम हो सकता है अगर हर एक नागरिक जिम्मेदारी से बर्ताव करे और खुद को लॉक कर ले। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं एक बार फिर से हमारे चीनी वॉलेंटियर्स के नए बैच का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हम सिर्फ शायद कल शाम तक हमें 10,000 N95 मास्क मिल जाएंगे जिनकी चिकित्सा कर्मियों को ज़रूरत है, और लगभग 1,000 प्रोटेक्टिव सूट्स जो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो अपनी मर्जी से वायरस का सामना करते हैं, और 2,000 से अधिक प्रोटेक्टिव चश्मे और 5,000 से अधिक प्रोटेक्टिव जूतों के जोड़े और 100 से अधिक बक्से डिस्पोजेबल दस्तानों के और 20 यूवी डिसइंफेक्शन लैंप्स जो मास्क और दस्तानों को फिर से उपयोग करने लायक बनाते हैं। हम अपने चीनी वॉलंटियर्स के बहुत आभारी हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। तो इस तरह के समय में अलग अलग टिप्पणियों को सुनने से, अगर आपको पहले से ना पता हो, शायद आपको पता होगा, व्हाट्सएप ने फॉरवर्ड्स को केवल 1 पर सीमित कर दिया है। उन्होंने घटाकर 5 कर दिया था, अब ये 1 हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ शातिर और बुरे इरादों वाले हैं। वो इस मौके का उपयोग नकारात्मक बातें फैलाने के लिए करना चाहते हैं। मुझे आशा है और विश्वास है कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, लेकिन बड़े समूह डर के कारण इसे बढ़ा चढ़ा देते हैं। डर, मैंने हमेशा देखा है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसानों के मन में सब कुछ बढ़ा चढ़ा देती है। एक समय था जब मैसूर में कहीं भी अगर किसी के घर या दुकान के पास कोई सांप निकलता है तो वो मुझे फ़ोन करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे मौक़ों की तलाश में था। तो वो कहेंगे बहुत बड़ा सांप है, उसने अपना फन उठाया, वो इतना बड़ा है। आप वहाँ जाते हैं और आप चारों ओर देखते हैं, फिर आपको कुछ इतना बड़ा मिलता है और वो एक रैट स्नेक है। वो नाग सांप नहीं है और निश्चित रूप से इसका फन नहीं होता, लेकिन उन्होंने वास्तव में इतना बड़ा फन देखा। उन्होंने मनगढ़ंत बात नहीं कही। डर इंसानी मन के साथ ऐसा करता है। जब लोग डरे हुए होते हैं तो सब कुछ वैसा हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम खतरनाक स्थितियों को
चुनौतीपूर्ण स्थितियों को संतुलित रहकर संभालना सीखें, वरना चीज़ों को बढ़ाने की ये आदत हमें मार डालेगी। अगर वायरस ने नहीं मारा तो। एरिज़ोना में ऐसा हुआ। एक टूरिस्ट एरिज़ोना गया और उसने चारों ओर देखा, सब कुछ सूखा सूखा था। तो उसने एक लोकल आदमी से पूछा कि आपने कभी यहाँ बारिश देखी है? इस जगह में यहाँ कितने दिनों में बारिश होती है? सब कुछ बिल्कुल सूखा है। तो लोकल आदमी थोड़ा नाटकीय हो गया। बारिश बारिश? अरे हमारे शहर में ऐसे मेंढक हैं जो 10 साल के हो गए हैं और उन्होंने अभी भी तैरना नहीं सीखा है। तो चीजों को बढ़ा चढ़ा देना इंसानी मन की प्रकृति है, जब वो डर से भरा हो या जब वो असुरक्षित हो। असुरक्षा और डर ऐसी दो चीजें हैं जो आपसे हर चीज बढ़वा देंगी। तो उन्हें व्हाट्सएप को रोकना पड़ा। आप एक से ज्यादा बार फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आपको बैठकर इसे करना होगा। आप कितने लोगों को भेजना चाहते हैं, आपको उतनी बार इसे दबाना होगा। ये थोड़ा हौसला तोड़ने के लिए है, ताकि आपका डर हर जगह ना फैले, क्योंकि डर और घबराहट वायरस से भी कहीं ज्यादा तेजी से फैलते हैं। हमें इसे रोकना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह सवाल करण का है। नमस्कारम सद्गुरु, आपने बताया है कि पतंजलि ने योग सूत्र की शुरुआत में लिखा है और अब योग, लेकिन आपने यह भी बताया है कि कृष्ण ने कहा था योगस्ता कुरु कुर्मणि, जिसका मतलब है पहले खुद को योग में स्थापित करो, कुरु कुर्मणि, और फिर काम करो। ये कुरु कुर्मणि क्या है? योगस्थः कुरु कर्माणि। मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि क्या मैं पतंजलि की बात मानकर भौतिक संसार का आनंद उठाने के बाद योग शुरू करूं, या कृष्ण की बात मानूं जहां मैं पहले योग शुरू करूं और उसके बाद संसार में शामिल हूं। प्लीज बताइए। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग खुश हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें एक छेद मिल गया है, सुबह की साधना से बचने का रास्ता। इसमें कोई छेद नहीं है। वैसे विद्वानों और इतिहासकारों के अनुसार पतंजलि लगभग 2000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच कहीं हैं, यानी वो लगभग 3000 से 3500 साल पहले के हैं। कृष्ण 6000 साल से भी ज्यादा पहले हैं। तो आपको पहले कृष्ण की बात सुननी चाहिए, योगस्थः कुरु कर्माणि, और फिर आपको पतंजलि का अभ्यास करना चाहिए। इन कथनों का महत्व ये है कि इंसानी जीवन और बुद्धि की प्रकृति और चीजों को समझने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता ऐसी है, आपको एक स्पष्ट याददाश्त और एक शानदार कल्पना शक्ति दी गई है जो किसी और प्राणी के पास नहीं है। उनकी याददाश्त और उनकी कल्पना शक्ति सिर्फ उनके गुजर बसर की प्रक्रिया से संबंधित है, उसके आगे ये बहुत ही कम है। लेकिन इस एक प्राणी को ये इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये विकसित होने के लिए बना है। असल में वास्तविक परिस्थितियों से गुजरे बिना यह दूसरे लोगों के अनुभवों को देखकर और अनुभव करके विकसित होने के लिए बना है। उसी से इसे विकसित हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास याददाश्त और कल्पना की ये क्षमता नहीं होती
अगर आपको हर चीज से खुद ही होकर गुजरना पड़ता, जीवन की सभी संभावनाओं से, और अब योग, तो मेरा विश्वास कीजिए आप 10 लाख सालों में भी अब योग तक नहीं पहुंचेंगे। बस इतना है कि किसी और के जीवन को देखकर, उनके जीवन के अनुभव को देखकर, उनके दर्द को देखकर, उनके दुख को देखकर आपको सीखना चाहिए। आपको उन सभी चीज़ों से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं हर चीज़ से होकर गुजरूंगा और फिर कहूँगा अब योग, आपको यहाँ बैठना चाहिए। 10 मिनट में आप हर उस चीज़ से होकर गुजर सकते हैं जो किसी के जीवन में भी हो सकती है। उतनी मानसिक क्षमता आपको दी गई है। आपने गौतम बुद्ध के बारे में सुना है। वो बस एक शाम टहलने के लिए निकले। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति और एक डेड बॉडी को देखा, और उन्होंने अपना मन बना लिया छोड़ने का। क्या? जो कोई भी ये सवाल पूछ रहा है, मुझे नहीं पता कि आपके पास सिर्फ 2 टी-शर्ट्स हैं या 4। अपने साम्राज्य को छोड़ना, एक युवा पत्नी, एक बच्चा, महल के सभी सुखों को छोड़ना और वहां से चले जाना, इस सब के लिए बस एक शाम टहलना ही काफी था। बस एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक डेड बॉडी, बस इतना ही काफी था। एक बुद्धिमान इंसान के लिए बस इतना ही काफी होता है। बस इतना ही। हर व्यक्ति के पास ये बुद्धि है, लेकिन वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल इस तरह की चीजों को बनाने में करते हैं। वो कोई छेद ढूंढना चाहते हैं। मैं अपने जीवन में कैसे असफल हो सकता हूं? उनका ध्यान बिल्कुल पक्का है। मैं अपने जीवन में सफल कैसे हो सकता हूं? नहीं, उनका ध्यान वहां नहीं है। मैं अपने जीवन में भटक कर असफल कैसे हो सकता हूं? तो अगर मैं मुक्ति पाने की कोशिश नहीं करता हूं, अगर आध्यात्मिक प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाता हूं, तो क्या मैं असफल हूं? हाँ, एक जीवन के रूप में आप हैं। शायद आप सामाजिक रूप से सफल हों, लेकिन देखिए, वायरस सब कुछ समान कर देगा। आपकी सामाजिक सफलता, आपके पैसों के भंडार। मान लीजिए कि आपको इन्फेक्शन हो गया अचानक, ये सब कोई मायने नहीं रखेगा। हो सकता है कि आप सबसे अच्छे अस्पताल में जाएं और मरें। बस इतना ही होगा। आपके पास ये फायदा है कि आप किसी गरीब आदमी के मुकाबले एक बेहतर अस्पताल जा सकते हैं। मैं आपकी दौलत या खुशहाली के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि जीवन की मूल प्राथमिकता जीवन ही होनी चाहिए, इकट्ठा की हुई चीजें नहीं। वो सामाजिक नाटक और मानसिक नाटक नहीं जो आप कर रहे हैं। तो जब आप अपनी बुद्धि का उपयोग एक छेद ढूंढने के लिए करते हैं, तो आपको एक छेद मिल जाएगा, क्योंकि आखिरकार ये आपका मन है। आखिरकार ये आपका मन है। आप अस्तित्व में कोई छेद नहीं ढूंढ रहे हैं। आप नहीं ढूंढ सकते। आपको ये छेद अपनी खुद की सोच में और अपने खुद के मानसिक ढांचे में मिलेगा। ये आसान है। ये छेदों से भरा हुआ है। ये छेदों से भरा हुआ है। नीचे गिरने में कोई भी समस्या नहीं है। अगर आप ऊपर चढ़ना चाहते हैं, देखिए, ये एक बोबोआ पेड़ है, बहुत शानदार। मैंने इस पेड़ को देखा था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये शायद यहाँ नहीं उगेगा। लेकिन फिर मैं रामेश्वरम गया। वहाँ एक बहुत बड़ा बोबोआ का पेड़ है, जहाँ लगभग 10-15 लोग उसके ऊपर बैठ सकते हैं और खाना खा सकते हैं। जो लोग पिकनिक करते हैं वो जाकर पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं, पेड़ के तने पर, और शाखाएं इस तरह से ऊपर जाती हैं और 10-15 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं या पिकनिक या जो चाहे कर सकते हैं। जब मैंने ये देखा तो सोचा हमें भी एक लगाना चाहिए। लोगों ने कहा सदगुरु ये वो, लेकिन हमने यहाँ एक पेड़ लगाया और देखिए ये बहुत अच्छी तरह से बढ़ गया है। लेकिन इस पेड़ के साथ समस्या ये है कि अगर आप पेड़ पर चढ़ना चाहते हैं तो ये आपको पकड़ने के लिए ज़रूरी ग्रिप नहीं देता है। तो अब अगर आप इस पेड़ पर चढ़ना चाहते हैं तो आपको बहुत सावधानी और जागरूकता के साथ ऐसा करना होगा। पेड़ के ऊपर जाना। एक समय था जब अगर मैं किसी पेड़ को देखता था तो सबसे ऊंची शाखा, मुझे वहाँ होना ही है। अब वहाँ नहीं जाता, लेकिन पहले ऐसा ही था।
लेकिन अगर आप इस पेड़ पर चढ़ना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी जागरूकता लगेगी। शारीरिक ताकत एक चीज है, लेकिन सिर्फ शारीरिक ताकत आपको वहां नहीं ले जाएगी। ऊपर जाने के लिए एक स्तर के निरीक्षण और ध्यान की जरूरत होगी। लेकिन अगर आप बस नीचे गिरना चाहते हैं तो यह बहुत आसान है, सच में, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण आपके साथ है। गुरुत्वाकर्षण हमेशा आपके लिए काम कर रहा है, आपको नीचे लाने के लिए। तो हमेशा ऐसा ही होता है। अगर आप एक ऊंचे मुकाम तक विकास करना चाहते हैं तो चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, लेकिन अगर आप डूबना चाहते हैं तो वो आसान है। हालांकि ये आपके जीवन की क्वालिटी को गिरा देगा, लेकिन आपको उस स्तर पर भी संग साथ के लिए लोग मिल जाएंगे और आपको लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल है। देखिए, आप चाहे जहां भी बैठते हैं, आप चाहे जीवन के किसी भी स्तर पर बैठ जाएं, आपको कुछ लोगों का साथ मिल जाएगा और आप सोचेंगे कि सब नॉर्मल है। अगर आप जाकर खड़े हो जाएं, तमिलनाडु में शटडाउन के दौरान भी टस्मैक अभी भी खुली है, शराब की दुकानें अभी भी खुली हैं, क्योंकि इन्हें सरकार चलाती है। बहुत सावधानी से और सुरक्षित तरीके से इसे खुला रखा गया है। अगर आप उसे पी लेते हैं तो वैसे भी हर कोई आपके साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखेगा। तो जो लोग वहां पीने के लिए इकट्ठा होते हैं, अगर आप उनको देखें, इस सड़क पर अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ लोग सड़क पर बेहोश पड़े हैं शाम को 6, 6:30 के आसपास। आपको लगेगा कि वो गिर गया है, लेकिन उसे लगता है कि उसे चढ़ी हुई है। हाँ, जीवन के बारे में यही तो पूरी बात है। वो सड़क पर गिरा पड़ा है, आप सोचते हैं अरे ये गिर गया, लेकिन उसे लगता है कि उसे चढ़ी हुई है। और उसके पास ऐसे लोगों का साथ है जो सभी सोचते हैं कि ये चढ़ी हुई है। धीरे धीरे उनकी संख्या आपसे ज्यादा हो रही है। आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो ऊंची चीज बन जाएगी और ये नीची चीज बन जाएगी, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जब संख्याएं बढ़ती हैं तो वही असली चीज बन जाएगी। पहले ही उनकी संख्या तेजी से आगे बढ़ रही है, हर किसी के मुकाबले। नॉर्मल आदमी का मतलब है कि आपको सिगरेट और शराब पीनी चाहिए, वरना आप किस तरह के इंसान हैं। लेकिन अब वायरस आपसे कह रहा है कि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो हम आप पर हावी हो जाएंगे। तो ऐसी चीजें मेरे साथ हुई हैं। मेरा एक दोस्त मुझसे मिलता है करीब 25-30 सालों के बाद। स्कूल में हम बहुत अच्छे दोस्त थे। मैंने उसे लंबे समय से नहीं देखा है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह बन गया है। मैसूर में मैं अपनी कार में बैठने ही वाला हूं और इस आदमी ने भी अपनी कार मेरी कार के बगल में पार्क की हुई है और सिगरेट उसके होंठों से लटक रही है और वो वैसा बन गया है। मैं उसे उसके नाम से पुकारता हूं और कहता हूं हे। वो मुझे यूं देखता है। शुरू में वो मुझे पहचान नहीं पाता और फिर मैं उसे उसके उस नाम से पुकारता हूं जो हमने स्कूल में उसे दे रखा था। तो मैं कहता हूं अरे गूफ। फिर वो मुझे पहचानता है। अरे अरे, लोगों ने मुझे बताया कि तुम एक गुरु बन गए हो। ओह ओह। और फिर इस तरह से सिगरेट नीचे डालकर, तुम सिगरेट नहीं पीते? वो सिगरेट का पैकेट निकालता है। तुम सिगरेट नहीं पीते? मैंने कहा नहीं। तुम शराब नहीं पीते? मैंने कहा मैं पानी पीता हूं। उसके दिमाग में मेरे साथ कुछ अबनॉर्मल हो गया है, पूरी तरह से अबनॉर्मल, क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता। मैंने जिंदगी छोड़ दी है। तुमने सब कुछ छोड़ दिया है क्या? सिगरेट, शराब, तुम ये सारी बकवास कर रहे हो। तो आपको समझना होगा कि आप जहां कहीं भी गिरते हैं वहां आपको अपने ही तरह का संग साथ मिल जाएगा और आपको लगेगा कि आप नॉर्मल हैं। तो इस जीवन को सभी स्तरों पर इसकी सर्वोच्च क्षमता तक ले जाने के लिए मेहनत लगती है। तो अगर आप पतंजलि को गलत समझकर सोच रहे हैं कि मैं हर चीज को आजमा के देखूंगा और जब मरने का वक्त आएगा तब मैं योग करूंगा, मेरी शुभकामनाएं। क्योंकि जब पहले ही आप में से कई लोगों में अकड़न बैठती जा रही है
जब आप एक बच्चे थे तब आप कितने फ्लेक्सिबल थे। धीरे धीरे आप ऐसे बन रहे हैं, आप फर्श पर बैठ भी नहीं सकते। देखिए, मैं छड़ी के बिना नहीं चल सकता, यानी आप अपंग हैं, है ना। मैं कुर्सी के बिना नहीं बैठ सकता, यह भी एक अपंगता की प्रक्रिया है। लेकिन इस अपंगता को नॉर्मल माना जाता है। तो आप सामाजिक रूप से स्वीकार अपंग बनना चाहते हैं, यह आपके ऊपर है। मैं बात कर रहा हूं जीवन के खुद एक स्टैंडर्ड होने के बारे में, सोशल स्टैंडर्ड्स की नहीं। ये जीवन ये कैसा होना चाहता है? क्या ये अपने कानों से धुआं छोड़ना चाहता है? हेलो, क्या ये धुआं छोड़ना चाहता है? ये जीवन धुआं नहीं छोड़ना चाहता। ये जीवन जीना चाहता है या चित होना चाहता है? ये जीवन जीना चाहता है। चूंकि आपको नहीं पता कि खुद को कैसे संभालें, आप इस तरह के भागने के रास्ते खोज रहे हैं। तो क्या मुझे उन सभी चीजों को आजमाना चाहिए और फिर योग करना चाहिए? उन सारी चीजों को पूरा करने तक आप शायद किसी भी तरह का योग करने के लिए पूरी तरह से नाकाबिल बन जाएंगे। तो पतंजलि वो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, उन क्षमताओं का प्रयोग कीजिए जो प्रकृति ने आपको दी हैं, हर चीज को आजमाने के लिए। हर चीज आजमाने का मतलब ये नहीं है कि आज आप सबसे पहले जाकर टसमैक की दुकान पर खड़े हो जाएं। वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग है, उन्होंने गोले बना रखे हैं। फिर आप 6 महीने शराब पीते रहेंगे, फिर 2 साल लिवर प्रॉब्लम चलेगी, फिर लिवर ट्रांसप्लांट होगा। अब आपको सिगरेट पीकर देखनी होगी। इस तरह आप एक के बाद एक चीजें आजमाते रहेंगे और फिर एक दिन आप योग करेंगे। और अब योग नहीं, आपको यहां यूं बैठना चाहिए। गौतम बुद्ध बूढ़े नहीं हुए, बीमार नहीं हुए, ना ही वो मरे। उन्होंने बस एक बूढ़े आदमी, एक बीमार आदमी और एक डेड बॉडी को देखा, और बस। पतंजलि आपसे यही कह रहे हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपसे कहना होगा, लेकिन पहले खुद को योग में स्थापित कीजिए और फिर काम कीजिए। इसका मतलब है कि आपके चारों ओर जो है उसके साथ थोड़ी एक रूपता का अनुभव किए बिना अगर आप कुछ करते हैं तो आप केवल विनाश ही करेंगे, कोई और तरीका है ही नहीं। अगर एक रूपता का थोड़ा अनुभव होगा तो आप इस धरती पर कोमलता से चलेंगे। अगर आपको लगता है कि आप अपने आप में एक अलग जीवन है जिसमें आपके आसपास की किसी भी चीज का कोई योगदान नहीं है, तो आप एक बेवकूफ की तरह चलेंगे। अभी मानवता के साथ यही हो रहा है। अभी वो वायरस की वजह से थोड़े जागरूक हो गए हैं, वो एक निगेटिव तरीके से जागरूक हो गए हैं। अगर आप योग में स्थापित हैं, इसका अर्थ है योग यानी एक हो जाना। आपको अपने आसपास की हर चीज के साथ एक रूपता का थोड़ा एहसास है। अब जब आप काम करते हैं तो आपके काम की प्रकृति समावेशी होगी। अगर इंसानी कार्यों की प्रकृति समावेशी नहीं है तो उन्हें नाकाबिलियत का आशीर्वाद देना ही बेहतर होगा, क्योंकि काबिलियत ही समस्या है। मैं बार बार ये उदाहरण देता रहता हूं। लोग कहते हैं सद्गुरु सद्गुरु, प्लीज उसके बारे में बात मत कीजिए, वो आपके लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन मुझे लगता है कि वो मर चुका है, वो मेरे लिए खतरनाक नहीं है। कुछ लोगों ने उसे जिंदा रखा है, वो अलग बात है। अडोल्फ हिटलर, देखिए, वो बहुत ही काबिल आदमी है। सिर्फ एक ही समस्या है कि वो समावेशी नहीं है, वो दूसरों को खुद से अलग रखता है। देखिए वो कैसी भयंकर चीजें करता है। हमें उस तरह की काबिलियत चाहिए, लेकिन एक रूपता के भाव के साथ। अगर हर इंसान के पास उसके जैसी काबिलियत होती, चीजों को व्यवस्थित करने की, लोगों को प्रेरित करने की, और जो भी, अगर वो समावेशी होते तो हम कितनी शानदार दुनिया बना सकते हैं। तो जब आप समावेशी नहीं हैं, जब आप योगस्थ नहीं हैं, तब हम आपको नाकाबिलियत का आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि काबिलियत खतरनाक बन जाती है। इंसानी काबिलियत खतरनाक बन गई है क्योंकि ये चीजों को अलग करती है। अगर इंसान समावेशी होते, फिर चाहे कितनी भी काबिलियत मिल जाए वो हमारी खुशहाली के लिए काम करती। अभी हमारी खुद की काबिलियत हमारी खुशहाली के खिलाफ काम कर रही है। तो अगला सवाल जेनिफर का है।
प्रिय सद्गुरु, कोविड-19 के चलते घरों में बंद रहने के साथ जिक्सा पजल, रंग भरने की किताबों और बुनाई में बढ़ोतरी हुई है। ऐसी गतिविधियां जिनके लिए एक चीज़ पर लगातार फोकस करना होता है और उन्हें दोहराना होता है, क्या वे ध्यान की अवस्था ला सकती हैं जिसकी लोग अनजाने में चाहत कर रहे हैं? एक बार ऐसा हुआ। शंकरन पिल्लई घर घर जा रहे थे। अभी वो जा रहे हैं। वायरस के लॉकडाउन के समय अपना व्यापार चला रहे हैं। वे ऐसे मशीनी खिलौने बेच रहे थे जिनमें बच्चों को अलग अलग हिस्से जोड़ने होते हैं, जिसके लिए थोड़े फोकस और बुद्धि की ज़रूरत होती है। तो वो एक घर में गए। एक युवा माँ कोई ऐसी चीज़ खरीदना चाहती थी जो बच्चे को व्यस्त रखे, और शंकरन पिल्लई ने खिलौना दिखाया कि ये क्या है और इसे कैसे जोड़ते हैं। तो उसने जैसे भी कोशिश की वो उसे जोड़कर नहीं बना पाई, और उसने कहा, एक बच्चे के लिए क्या ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं है? शंकरन पिल्लई ने कहा, नहीं नहीं, ये ऐसा खिलौना है जो बच्चे को जीवन के तौर तरीके सिखाएगा। आप इसे चाहे जैसे लगाएं, ये गलत ही होगा। पतंजलि ने भी यही कहा था, आप इसे चाहे जैसे करें, ये गलत ही होगा। सिर्फ एक ही तरीका है और वो है हर चीज़ के साथ एक हो जाना। तो अगर मैं जिक्सा पजल करूं या क्रॉसवर्ड पजल करूं, ऐसा कुछ जिसमें मैं व्यस्त रह सकता हूं। देखिए, अगर आप एक किताब पढ़ते हैं या जिक्सा करते हैं या कुछ और, निश्चित रूप से थोड़ी मात्रा में फोकस की ज़रूरत होती है। आमतौर पर अगर आप फोकस बनाए रखते हैं, मान लीजिए कि आप एक दिलचस्प किताब पढ़ रहे थे और आपका फोकस उसी पर बना रहा, आपका फोकस पूरी तरह से उस किताब पर ही था, इस हद तक कि धीरे धीरे आसपास की चीज़ें गायब हो गईं क्योंकि किताब बहुत दिलचस्प हो गई। योग में इसे धारणा कहते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास फोकस है, आप और किताब, इतना ही रह गया है, बाकी दुनिया गायब हो गई है। इस मायने में ये थोड़े काम का है, निश्चित रूप से। लेकिन आप पजल या कुछ और को एक ध्यान बटाने की चीज़ जैसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, फोकस करने के तरीके के बजाय। आपके ऐसे करने का कारण है कि बस यहाँ अकेले बैठे रहना आपको पागल बना देगा, जब तक कि आप कुछ कर न रहे हों, या फ़ोन पर या इससे या उससे आपको कुछ ना कुछ करते रहना होगा, वरना आप पागल हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि कम से कम यही समय है ये जानने का कि अरे, टसमैक की दुकानें बंद हो गई हैं। ऐसा है, ताज़ा खबर, तमिलनाडु में सारी टसमैक दुकानें बंद हो गई हैं। आपको बहुत धन्यवाद। लेकिन पहले दिन मेरे ख्याल से वो खुली थीं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, लॉकडाउन से पहले। माफ़ कीजिए, ये बंद हैं। मुझे आपके लिए खेद है। आप इसे ध्यान बटाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने फोकस को ध्यान बटाने के तरीके की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये लॉकडाउन का समय, कम से कम ये पता लगाइए कि आप कितने पागल हैं। कम से कम एक जांच कीजिए। किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मनोरोग चिकित्सा भी लॉकडाउन में है। खुद पता कीजिए। आप 1 घंटे के लिए बैठिए, अपनी आंखें बंद करके देखिए कि आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। 1 घंटे बाद आपको ये जितना भी याद रहा हो, बस उसे लिख डालिए, क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा, अधिकतर लोगों के लिए इसमें कोई निरंतरता नहीं होती। यूं ही बेतरतीब चीज़ें चलती रहती हैं। इसे लिखिए। अगर आप घर में किसी पर भरोसा करते हैं तो उन्हें बताइए आपने नहीं, आपके दोस्त ने इस तरह का पत्र लिखा है। खुद की कलई मत खोलिए, क्योंकि लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे।
अगर वो इसे पढ़ते हैं तो वो कहेंगे ये एक पागल आदमी का काम है। 100%। आप 2-3 राय ले सकते हैं, आप खुद जान जाएंगे। तो ये पता करना अच्छा है कि आप कितने पागल हैं। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये जानना कि मैं अभी कहाँ हूं। गूगल भी ये मांगता है आप कहाँ हैं। अगर आप उस जगह का रास्ता पूछें, गूगल मैप्स पूछता है आप कहाँ हैं, क्योंकि बिना ये जाने कि आप कहाँ हैं हम आपको कोई दिशा निर्देश नहीं दे सकते, है ना। तो आप कितने पागल हैं, मेरे ख्याल से ये पता करना अच्छा है, खासकर एक ऐसे समय में तमामों लोग ये सोच रहे हैं कि ये दुनिया का अंत है। तो खासकर ऐसे लोग और दूसरा हर कोई, आपको अपने दिमाग की एक फोटो खींचनी चाहिए। ये किसी स्कैन या वैसी चीज से नहीं निकलेगी, आपको इसे खुद देखना होगा। तो जब आप पागलपन की ऐसी हालत में हो तो आप इस तरह कहाँ जाने वाले हैं, और आप जहां भी जाते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है। वही चीजें आपके पीछे आएंगी, वही समस्याएं जारी रहेंगी। हम बाहरी माहौल बदल सकते हैं लेकिन उससे जीवन की क्वालिटी नहीं बदलने वाली। तो पहले ही कई सवाल आ रहे हैं, क्या यह दुनिया का अंत है, वायरस के बाद का क्या दृश्य होगा, क्या हर चीज बदल जाएगी, हमारे जीवन बदल जाएंगे, दुनिया बदल जाएगी, ये पहले जैसी फिर कभी नहीं होगी। वैसे भी दुनिया कभी वैसी नहीं रहती। आज ये जैसी है 10 दिन बाद ये उस तरह नहीं होगी। वायरस के जाने के बाद क्या होगा। ऐसा हुआ था न्यूक्लियर वैज्ञानिकों के एक ग्रुप में, न्यूक्लियर वैज्ञानिक क्लब, उनकी मीटिंग हो रही थी। उनमें से एक ने, जो काफी निराशावादी था, कहा जिस तरह से हम ये कर रहे हैं 10 साल के अंदर एक ऐसा विस्फोट होगा जो अंतरिक्ष के आकार का होगा, जिसमें सब खत्म हो जाएगा। दूसरे वैज्ञानिक ने कहा मैं इस बारे में शर्त लगाने को तैयार हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। 1 पर 100 की शर्त, मैं शर्त लगाता हूं। तो दूसरे वैज्ञानिक ने कहा तुम्हें इतना यकीन कैसे है। उसने कहा देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी भी चीज के बारे में यकीन है, बात बस इतनी है कि अगर मैं जीतता हूं तो मुझे शर्त का पैसा मिल जाएगा, अगर तुम जीतते हो तो पैसा लेने वाला कोई नहीं होगा। तो जिक्सा पजल, शतरंज का खेल, ये सारी चीजें थोड़े समय के लिए अच्छी हैं, लेकिन ये ध्यान बटाने की चीजें हैं, ये कोई समाधान नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, इस समय का इस्तेमाल उस जीवन को उन्नत बनाने के लिए कीजिए जो जीवन आप हैं। मैं इसे कैसे करूं? इसे करने के कई तरीके हैं, कई विधियां और साधन हैं। ये समय उन्हें प्रस्तुत करने का नहीं है। पहली चीज ये है, हर दिन बस अकेले बैठिए 1 या 2 घंटे आंखें बंद करके। इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता कि दिमाग क्या कह रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर इसके लिए संघर्ष करता है। बस बैठिए, जीवन बदल जाएगा, मेरा यकीन कीजिए। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत
कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महा